अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज की सबसे बड़ी खबर, बलूचिस्तान में 12 मुकामात पर फितना उल हिंदुस्तान के हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 67 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। 2 दिन में जहन्नुम वासिल किए गए दहशतगर्दों की तादाद 108 हो गई। 3 पुलिस एहलकारों समेत 10 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दुश्मनों ने गवादर में मजदूर खानदान के 3 बच्चों समेत 5 अफराद को शहीद किया। मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के बाइस क्वेटा और ज़ाहदान सेक्शन पर ट्रेन ऑपरेशन रोक दिया गया। क्वेटा में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। और दूसरी जानिब खलीज फारिस की लहरों पर जंग के बादल छा रहे हैं। अजीम बैरी बेड़ा आर्मडा ईरान की तरफ रवाना हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के इस एक पैगाम ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। न्यूक्लियर ताकत से लैस USS अब्राहम लिंकन और उसके साथ जदीद तरीन जंगी जहाज़ों का लश्कर इस वक्त बैर हिंद में मौजूद है, जहां से ईरान की सरहदें महज चंद घंटों की दूरी पर हैं। एक तरफ व्हाइट हाउस की शदीद ताकत के इस्तेमाल की धमकी है, तो दूसरी तरफ तेहरान का कुचल देने वाला जवाब देने का अज़्म। क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है या ये महज नफ्सियाती दबाव है? आज के प्रोग्राम में इसी अहम मौजू पर बात करेंगे और इस वक्त एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती हमारे साथ मौजूद है। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी चिश्ती साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये USS इब्राहिम लिंकन पर मौजूद F-35 जैसे स्टील्थ तैयारे और टोमाहॉक मिसाइल ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कितना बड़ा थ्रेट या कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, थोड़ा सा पहले इब्राहिम लिंकन इटसेल्फ बात कर लें कि उसकी क्या कैपेसिटी है, ताकि हम फिर उन जहाज़ों पर जो उन पर मौजूद है उनके बारे में बेहतर समझ पाएंगे। ये बुनियादी तौर पर 16वें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे उनके नाम पर ये जहाज़ है और तकरीबन 5500 इस पे पर्सनल आते हैं, जिसमें ऑपरेटर्स भी होते हैं और मेंटेनेंस और दूसरी सपोर्ट के लिए होते हैं। 75 इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जहाज आ जाते हैं, जिनकी मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। और ये जो दिलचस्प बात है इसके बारे में ये है कि ये क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर पर चलता है और ये तकरीबन 20 से 25 साल तक समंदरों में रह सकता है, बजाय किसी कोस्ट या साहिल पे लाए बगैर। और जब लाया जाता है तो बुनियादी तौर पर ये लाया जाता है ह्यूमन लिमिटेशन की वजह से। और इसका तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त स्पीड है। एक बात तो जो एयरक्राफ्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं F-35, यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर जहाज आता है वो F-35C वर्जन कहलाता है, जिसका मतलब C का चार्ली का मतलब जो ABC का होता है। हाँ। वो बुनियादी तौर पर स्टेल्थ है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, और टॉमस भी एक बहुत पेनिट्रेट करने वाला हाई स्पीड क्रूज मिसाइल है। तो इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है, और ये पोस्चरिंग भी बुनियादी तौर पर अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप इसीलिए कर रहे हैं कि एक हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस ईरान को दी जाए कि हम जब अटैक करेंगे तो जाहिर है बड़ा लीथल होगा। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम इतना इफेक्टिव है भी नहीं, और पहले भी जैम हो चुका है उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और अदरवाइज भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी F-18 जहाज भी हैं और EW-18 भी होता है, जो बेसिकली जैमर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कॉम्बिनेशन है मोर सो, जैसे मैंने कहा कि अपनी कैपेसिटी अभी तो वो शो कर रहे हैं प्रेसिडेंट अमेरिका के कि ईरान को ये ब्रिंकमैनशिप की हम इसको स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसका मतलब है कि डर के पहले आंख कौन झपकता है। यानी जो ज्यादा पहले खौफजदा हो गया वो जाहिर है वो एक किस्म का डिफीटेड माना जाएगा। तो देखने आने वाले वक्तों में देखा जाएगा कि इसकी इंप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, लेकिन जाहिर है बड़ी डेडली कॉम्बिनेशन है। और सिर्फ यही एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, और भी उनके क्रूज और दूसरे वेपन्स कैरी किए हुए शिप्स, वॉरशिप्स ऑलमोस्ट डिस्टेंस में है, इतनी डेंजरस जोन में तो नहीं है। ये जो गल्फ के अंदर जो मौजूदगी उनकी इटसेल्फ ही जाहिर है उनकी रीच बहुत ज्यादा है इन जहाजों की। तो देखना ही पड़ेगा कि कब अनफोल्ड या अनलीश करते हैं ऐसी पावर को। ओके, अब जरा दूसरे एंगल से देखते हैं। ईरान के पास रशियन S-300 और उनका जो मुकामी तैयार करदा बॉवर 373 जैसा डिफेंस सिस्टम मौजूद है। कितना टिक सकता है इस जो डेडली टेक्नोलॉजी है अमेरिका की और ये सारे स्टिल टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल्स के सामने? देखिए, इनका बहुत ज़्यादा जो कंसर्न होना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी एयर पार ईरान के बारे में मुझे, वो ये है कि इनकी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की जो गैदरिंग थी वो बहुत ब्रीफ हुई है। दैट मीन्स कि जो मोसाद के एजेंट्स पहले थे, जून में भी आपने देखा था कि इनका कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के, उनकी ज़मीन से मिसाइल फायर किए गए थे, इनके एयर डिफेंस को नाकारा बनाया गया था। और इलयाहू इनके एक कल्चर मिनिस्टर हैं हेरिटेज के, इसराइल के, उन्होंने तो ओपनली न्यू ईयर ईव पर एक मैसेज में
दुनिया के लोगों को, ईरान के लोगों को भी और मोसाद के लोगों को ये कहा कि जो इजरायली इस वक्त भी तेहरान में और दूसरे शहरों में मौजूद अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भी मैं नया साल मुबारक देना चाहता हूँ। तो आप इमेजिन करें कि नए साल शुरू होने तक सिर्फ तकरीबन 30 दिन पहले तक तो उनके लोग यहाँ मौजूद थे, जो कि हमें नजर भी पहले आया। ऑल्दो ईरान ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की थी बाय उनको फिल्टर आउट या जिसको कहते हैं कोमिंग किया था, लेकिन ये वेपन डिपेंड करेगा कि इनकी फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, इनकी ऑपरेटिंग बैंड जो होते हैं वो वर्ल्डली तो नोन होते हैं, और इसीलिए अमेरिका के लिए इतना मुश्किल नहीं है इनको काउंटर जैम करना या ईडब्ल्यू सप्रेशन करके एक अपने लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट करना, क्योंकि वो तो अमेरिका के लिए बहुत प्री रिक्विजिट है। जब तक इनको थ्रेट को वो न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, वो मेरा नहीं ख्याल कि एट्रिशन लेने की पोजीशन में है या कोई कैजुअलिटीज अमेरिका इतना आदी नहीं है। आप एग्री करेंगे इतने सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, जब भी उन्होंने अमेरिका ने हमला किया है अफगानिस्तान पर या लीबिया पर या किसी और मुल्क पर, वो अंडर यूनाइटेड नेशन अम्ब्रेला मोस्टली करते थे और फिर नेटो को इकट्ठा करके 42 मुल्क अफगानिस्तान पर हमला करते। ये पहली दफा हो रहा है कि अमेरिका खुद ऑलमोस्ट स्टैंड अलोन कर रहा है। तो अमेरिका तो इतना ज्यादा आदी नहीं है, जब कलेक्टिव डैमेज होता है या कोलैटरल साइड पे डैमेज होता है तो वो अमेरिका ले लेता है। और अगर आप हिस्ट्री से मुझे चाहते हैं तो एक ईगल क्लॉ एक ऑपरेशन किया था अमेरिका ने 1980 अप्रैल 24-25 1980, और वो ऑपरेशन के दौरान उनको उन्होंने जो हॉस्टेज लिए हुए थे अमेरिकन, उनको रिहा कराना था, जो 50 के करीब अमेसी में इनकलाब के बाद ईरानियों ने हॉस्टेज बनाए हुए थे। लेकिन वो ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हुआ था और आपस में भी रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर इनके C-130 टकरा गए थे। 8 कैजुअलिटीज हुई थी अमेरिका की, सिर्फ 5 एयरफोर्स के लोग और 3 मरीन के लोग मारे गए थे। और कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इलेक्शन उसी वजह से हारे थे कि वो ऑपरेशन नाकाम हुआ था। तो मेरा ख्याल है इनको हिस्ट्री बहुत याद होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप मेक श्योर करेंगे कि उनकी अपनी अट्रिशन ना हो, क्योंकि देखिए ईरान छोटा मुल्क है, अगर वो मिनिमम डैमेज भी कर लेता है, चाहे उनके वॉरशिप्स को करे या किसी जहाज को, वो बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन एम्बैरेसमेंट हो सकती है अमेरिका के लिए। ठीक, यानी इससे पहले जो कहा कि कौन पहले पलक जो है वो झपकता है, तो ये एक ये नर्व्स जो है उसी का इम्तिहान है इस वक्त जो असल चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अमेरिका के पास ऑप्शन जाहिर है मिलिट्री फोर्स की तो है ही है, लेकिन जाहिर है वो चाहेंगे कि अगर हम इस हद तक डिग्री ऑफ अश्योरेंस ईरान के और लीडरशिप के ज़हनों में डाल दें कि हम आया चाहते हैं और किसी वक्त भी अनफोल्ड कर देंगे, और अगर आए तो हम बहुत तबाही मचाएंगे, एक एलिमेंट ऑफ विल टू फाइट को हम अगर हिट बैक करें, अगर अमेरिकन कर सकें, और ईरानियन की जाहिर है वही मेन है कि उनकी विल बहुत है लड़ने के लिए, और अगर उसको वो कॉम्प्रोमाइज करवा दें या टारगेट कर दें तो शायद अमेरिका ये चाहेगा कि उसको मिसाइल या वेपन फायर ही ना करने पड़े। और क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एक आखिरी पॉइंट इस सवाल के जवाब में इमरान साहब ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका के ग्लोबली 702 सैटेलाइट्स और एयर बेसेस है, 702 आउटसाइड अमेरिका। तो जितने इस रीजन में हैं वो तो हिट लेजिटिमेट टारगेट हो जाएंगे ना जब ये अमेरिका ने अनलीश कर दिया, तो वो भी एक रिस्क है। और रूस के 5 है ग्लोबली, चाइना का 1 है सिर्फ, और इनके 702 हैं। तो जितना ज्यादा अमेरिका फैला हुआ है उतना वल्नरेबिलिटी उसके मफादात जो है वो ज्यादा स्टेक के ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा सर, ये जाहिर है कि ईरान की अगर हम एयरफोर्स की बात करें वो तो जाहिर है कि पुरानी है, लेकिन उसका मिसाइल प्रोग्राम काफी जदीद है, बड़ी उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। क्या ईरान इतना कैपेबल है कि वो अपने ड्रोन्स के जरिए अमरीकी बहरी बेड़ा जो है उसको सिचुएशन अटैक, जो एक साथ बहुत सारे मिसाइल्स जो है वो फायर कर दिए जाते हैं, उससे वो धोखा दे सकता है? देखिए अभी इमरान साहब इन्होंने ये तो मैं कंफर्म कर सकता हूं कि जून जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पिछला वाला ईरान इजराइल और अमेरिका के दरमियान, उसके बाद मैसिव स्पेंडिंग की है ईरान ने मिलिट्री हार्डवेयर और खासतौर पर ड्रोन को एनहांस करने की। और एक वजह जो अभी मुजाहरे हो रहे थे तेहरान और इर्द इशारों में, एक वजह यह भी थी कि ईरान की इतनी ज्यादा स्पेंडिंग हुई थी कि आम लोगों की इक्तिसादी हालत में बहुत बुरा असर पड़ा था डिफेंस स्पेंडिंग की वजह से। अब देखना ये पड़ेगा कि आया इन्होंने इतनी खास तौर पे एयर डिफेंस को और खास तौर पे ड्रोन जो आप जिक्र कर रहे हैं उसको इतना मजबूत या इतना प्रोडक्टिव या इतना लीथल और इतनी रेंज तक कर लिया है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर तक करें। क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का सबसे बड़ा ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत एक जोम है अमेरिका को और बहुत बड़ा प्राइड है। बाय द वे मैं ये भी मेंशन करता चलूं कि इसी जो वॉरशिप है इनका, ये बुनियादी एयरक्राफ्ट कैरियर जो इसकी हम अब्राहम लिंकन की बात कर रहे हैं, इसका मोटो है शेल नॉट पैरिश। तो आप इससे अंदाजा लगाएं उनका कितना जोम है इसके ऊपर कि इसको तो डुबोया ही नहीं जा सकता। तो अगर ईरान सैचुरेशन ऑफ एयर डिफेंस जिसका आप जिक्र करते हैं कि उसका अपना जो नहीं सर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है ना कि पर्शियन गल्फ जो है वो बड़ा तंग आबी रास्ता है, और इतना बड़ा बहरी बेड़ा अगर वहां पर मौजूद है तो ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम और स्पेशली जो खुदकुश मिसाइल्स होते हैं, जो कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं, उनके लिए ये एक हदफ बन सकता है, बड़ा हदफ।
इमरान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मस के करीब लाएंगे एयरक्राफ्ट कैरियर को। ऑल्दो उनकी रेंज या लिथैलिटी बड़ी इंप्रेसिव है जरूर, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क लेंगे अगर वो पर्शियन गल्फ से करीब करें। वो इतने डिस्टेंस पे रखेंगे कि इनकी एयरफोर्स ना पहुंच सके, और हाँ। उनके पास, अमेरिकन के पास अर्ली वार्निंग बहुत ज्यादा हो। क्योंकि जितना वो करीब आते जाएंगे, अगर एयर डिफेंस सैचुरेट कर देता है ईरान और मैसिव हंड्रेड्स में फायर कर देता है अगर ड्रोन्स, और शायद वो उम्मीद रखे कि चंद कामयाब हो जाए अपने पहुंचने टारगेट, तो वो अमेरिका के लिए 5-2% भी बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका अपनी अर्ली वार्निंग को कम करने का कोई रिस्क लेगा कि इतना करीब आ जाए, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। F-35 की बहुत रेंज है, इनके स्टैंड ऑफ वेपन्स की बहुत रेंज है, टोमाहॉक बहुत मिसाइल दूर से फायर किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो कभी भी ऐसे वर्नरेबल रेंज में आएंगे जिसमें इनके ड्रोन आ सकें, और अगर वो लाएंगे तो मेक श्योर करेंगे कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो इंटरसेप्ट करने की पोजीशन में हो, अगर ड्रोन इकट्ठे रैपिड फायर भी कर दिए जाए। वेल, इट्स प्योरली बैटल ऑफ नर्व्स जो इस वक्त नजर आ रही है, जो सिचुएशन इस वक्त है। ऐसे में ट्रंप जब स्पीड एंड वायलेंस की बात करते हैं तो फिर क्या हम समझते हैं कि ये मखसूस टारगेट, जैसे आप न्यूक्लियर साइट्स वगैरह हैं, इस तरह के जो उनके उसके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक्स हो सकती है, या फिर एक ये फुल फ्लैट जंग में कन्वर्ट हो सकती है, खुदा ना खास्ता अगर ये छिड़ी तो, जो कि अभी इस वक्त बहुत मोहतात हैं? देखिए, फुल फ्लैश जंग तो तब वो करें अगर वो फुट ऑन ग्राउंड करने की पोजीशन में हो, क्योंकि जब वैक्यूम क्रिएट होगा फुल फ्लैश जंग में, तो वैक्यूम कौन भरेगा? रजा शाह पहलवी के बेटे तो पिछले 47 सालों में से अमेरिका में रह रहे हैं, वो तो 19 साल के थे जब चले गए हैं। ऑल्टरनेट लीडरशिप ना होने के बराबर है। तो दुनिया में इस तरह की जो कू या बगावत कराई जाती है, या इस तरह के मुजाहरे कराए जाते हैं, या इस तरह का ऑपरेशन कराया जाता है, उसमें एक वैक्यूम फिल करने वाली लीडरशिप और फोर्स बिल्कुल स्टैंड बाय होती है, यानी वो टेक ओवर कर लेते हैं। ईरान में मैं ऐसा नहीं देख रहा। एक तो ये एक एलिमेंट है। दूसरा, फुट ऑन ग्राउंड अमेरिका रिस्क बिल्कुल लेगा। वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कहेंगे न्यूक्लियर को हिट किया, तो फिर उनको मानना पड़ेगा कि पिछली न्यूक्लियर स्ट्राइक कामयाब नहीं हुई थी। मैं उस वक्त से कह रहा हूं पिछले 7 महीनों से कि इनकी न्यूक्लियर स्ट्राइक उस तरह कामयाब नहीं हुई। ये अभी भी रिविजिट करेंगे उसको, और वही निशाना नजर आ रहा है। अगर इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन की थी इमरान साहब, जो ये कहते थे कि हमने 30-40 साल पीछे धकेल दिया है न्यूक्लियर प्लांट को, तो फिर दोबारा अटैक करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है पहले अटैक इतने कामयाब नहीं थे। तो फुल फ्लैश में नहीं देख रहा। यानी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो अज़्म इस वक्त ईरान की तरफ से आ रहा है कुचल देने का, वो अपनी जगह पे स्टैंड कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच खालिद चिश्ती साहब। इस ऑफ नर्व्स है इस वक्त रीजन में देखी जा रही है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये जो सारी वॉर स्ट्रेटजी जो है और वॉर एक्सपर्ट्स जो हैं, इसके ऊपर बहुत बेहतर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकते हैं, और खालिद चिश्ती साहब जो है वो अपना व्यू पेश कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटे सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ नज़र डालेंगे इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स और इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहाँ पर, देखेंगे क्या हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। क्या हम एक ऐसी तारीख का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका दुनिया के मुआशी नक्शे पर तन्हा रह जाएगा? पिछली कई अक्षरों से वाशिंगटन दुनिया की मईशत का वो थाना था जहां के फैसले पूरी दुनिया की तकदीर बदल देते थे, लेकिन आज मंजरनामा कुछ बदलता महसूस हो रहा है। एक तरफ अमेरिका की सड़कें एलेक्स प्रीटी के कत्ल के बाद मैदान जंग बनी हुई हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की दो बड़ी मईशतों भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक ऐसा मुआहिदा कर लिया जिसने व्हाइट हाउस के दरो दीवार हिला दिए हैं। माहिरीन इसे इकोनॉमिक डाइवोर्स या मुआशी तलाक का नाम दे रहे हैं। यानी दुनिया ने अब अमेरिका के बगैर जीना सीख लिया है या उसकी कोशिश शुरू कर दी है। सदर ट्रंप का दावा है कि उन्होंने $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी हासिल कर ली। क्या यह आदादोशुमार सच है या सिर्फ एक सियासी जादूगरी? जब भारत पर 34% टैरिफ लगेगा और यूरोपीय इत्तेहादियों को धमकियां मिलेंगी, तो क्या वो खामोश रहेंगे? आज के प्रोग्राम में इसी ग्रेट डाइवोर्स पर बात और जानेंगे कि क्या ट्रंप की टैरिफ वॉर ने खुद अमेरिका को अपने ही जाल में कैद नहीं कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद उसामा रिजवी, माहिर माशियात। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पॉल क्रुगमैन का कहना है कि दुनिया अब अमेरिका को एक एब्यूसिव पार्टनर के तौर पर ले रही है, एक बदसलूक शरीक हयात के तौर पर देख रही है। तो क्या आलमी तिजारत में वो जो एक पॉलिटिकल ट्रस्ट था, वो एलिमेंट खत्म हो चुका है उसामा? आई थिंक इमरान भाई, ये अभी से कोई एक नई डेवलपमेंट नहीं है। ये पिछले कुछ सालों से
ये डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उसकी रियलाइजेशन या लोगों को अभी उसका समझ आई है कि असल में हो क्या रहा है हमारे साथ। ट्रंप के आने के बाद से जो एटीट्यूड था, एब्यूजिव कह लें या एक्सप्लॉयटेटिव कह लें, वो ज्यादा बढ़ गया है। हम हमेशा से ये बात करते आ रहे हैं कि जो दुनिया इस वक्त इतनी चेंज हो चुकी है, जो आइडियोलॉजी थी ना, नजरियात, उसकी पॉलिटिक्स वगैरह थोड़ी सी कम होकर लोग इंटरेस्ट के ऊपर आ रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया जो क्वाड का पार्टनर है, यूएस का एलाय है, बट वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं। इसी तरह चाइना, इसी तरह और ममालिक आपस में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यूएस को आई थिंक ये मंजूर नहीं है कि ऐसा किया जाए, जिसकी वजह से वो दोबारा अपना रोब जमाने के लिए, अपना कंट्रोल एसेट करने के लिए ये जो हथकंडे है, टैरिफ्स हैं या दूसरे प्रेसिडेंट्स को किडनैप करके लेके आना है, वो यूज कर रहे हैं। अब लेकिन उसके प्रेसिडेंट को या उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रियलाइज करने की जरूरत है कि दुनिया चेंज हो चुकी है, एशिया आगे बढ़ चुका है, यूरेशिया का कॉन्टिनेंट और मजीद जुड़ गया है, खासतौर पर इंडिया यूरोप की डील के बाद कल से। तो ये वाली चीजें अब काम नहीं करेंगी और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अब अगर भारत और यूरोपीय यूनियन जो उनकी बायलैटरल ट्रेड है वो डॉलर के बजाय करेंसी स्वैप, इससे पहले हमेशा बात होती रही अपनी मुकामी करेंसियों या एक मुतबादिल फाइनेंशियल सिस्टम लेकर आते हैं, तो फिर ग्लोबल रिजर्व डॉलर, उसका क्या फ्यूचर रहेगा उसामा? इमरान भाई, ये थोड़ा सा इसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा रियलिटी और प्रैक्टिकल बेस्ड। अभी भी 56-57% दुनिया के जो रिजर्व्स हैं डॉलर में है, 80-85% ट्रेड डॉलर में होता है। फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रेड होता है वो भी 90-95% डॉलर के अंदर होता है। डॉलर रिमेन्स द ग्लोबल करेंसी इन टर्म्स ऑफ इट्स यूजेज और उसकी इंटेग्रिटी। यूएस के जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो चाइना के पास भी बहुत ज्यादा हैं, वो यूरोप के पास भी बहुत ज्यादा हैं। अगर उनको बेच देते हैं तो ना यूएस को तो नुकसान होगा ही, बल्कि उन कंट्रीज को खुद भी होगा। तो मैं नहीं देखता कि एकदम से कोई बहुत ज्यादा डॉलर पीछे चला जाएगा, आपकी मेरी लाइफ टाइम के अंदर तो नहीं जाएगा। बट हाँ, ये सिलसिला शुरू हो चुका है। छोटे छोटे पॉकेट्स जो आज से पहले, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी इसका था, तो ये कोई नई चीज नहीं है, वो बन सकते हैं। चाइना ने एलएनजी का ट्रेड अपना जो है वो युआन में शुरू कर दिया है, तो थोड़े थोड़े डेंट्स पड़ते रहेंगे। बट ग्लोबली डॉलर को अभी इतनी ज्यादा मार नहीं पड़ेगी, बल्कि अभी तो वो दोबारा ऊपर शूट अप कर गया वॉश की अपॉइंटमेंट के बाद। अच्छा, मतलब जो सेंट्रल बैंक चेयरमैन फेडरल रिजर्व बैंक, उनके तकर्रुर के बाद आप समझते हैं कि डॉलर जो है वो दोबारा स्ट्रेंथन होगा? क्यों, क्या वो किस हवाले से पॉलिसीज होंगी उनकी? जाहिर है कि वो एक बड़े क़दामत पसंद शख्सियत कहा जाता है उनको, वो इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, तो फिर वो इकोनॉमी को डिसिप्लिन करने के लिए जो है वो आपके पॉलिसी रेट जो है उसमें इजाफा करेंगे, और उसके साथ साथ ये जो सख्त मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो वजह बनेंगी, आप समझ रहे हैं कि इस वक्त स्ट्रेंथन होने के डॉलर की? इमरान भाई, ऐसे ही है। हम नॉन टेक्निकल चीजों को पीछे होकर अगर हम नॉन टेक्निकल इसको समझें, तो डॉलर की स्ट्रेंथ किस वजह से है करेंसी? उसकी स्ट्रेंथ यूएस की इकोनॉमी की वजह से, ठीक है। अभी डॉलर का जो इंडेक्स है DXY, वो भी अपनी हिस्ट्री की लोएस्ट पॉइंट पे गया हुआ था 95-96 पे। उसकी रीजन ये थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 31 को दोबारा गवर्नमेंट शटडाउन होगा, डेट के मसाइल चल रहे हैं। जो अभी जेरोम पावेल इस वक्त जो है फेडरल रिजर्व का जो चेयरमैन, उसका और ट्रंप का आपस में काफी ज्यादा इख्तिलाफ चल रहा है। लेकिन जब भी खबर मिस्टर वॉश आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को कम करेंगे। ट्रंप कहते हैं इंटरेस्ट रेट और कम करें। वो उस मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ साथ चलाएंगे। इसका नुकसान ये है कि दुनिया की सारी एडवांस्ड इकोनॉमीज में जो सेंट्रल बैंक होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं। ये आज तक ऐसे नहीं हुआ कि वो कॉम्प्रोमाइज होगा, यकीनी तौर से वो कॉम्प्रोमाइज होगा। फिलहाल के लिए डॉलर ऊपर चला जाएगा, बट फिर ग्लोबली क्या इसका उसको फायदा होगा ट्रंप को या यूएस को? ऐसा नहीं है, नुकसान ज्यादा होने के चांसेस। ठीक है, अच्छा, इंडिया का केस लेते हैं। 34.5% टैरिफ लगाया, और जाहिर है कि दुनिया भर में जहां जहां टैरिफ लगा रहा है, सिंगल पॉइंट एजेंडा के अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन हो, वहां पे जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन बेहतर हो। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो है, ये सारी महंगाई जो है खुद अमेरिकन अवाम के लिए हो रही है। तो खुद कितनी, आप ये मुझे बताइए कि इससे रियली हम कह सकते हैं कि यूएस इकोनॉमी जो वो स्ट्रेंथन हो रही है, मजबूत हो रही है, लेकिन वहां पर महंगाई तो कई गुना बढ़ जाएगी? ऐसा नहीं है और ऐसा हो भी रहा है। देखें, यूएस के अंदर 2-3 चीजें हैं। सबसे पहला कि अभी रिसेंटली येल बजट रिपोर्ट की लैब के मुताबिक यूएस के एक हाउस होल्ड ने $2,000 से $3,000 एक्स्ट्रा पे किए हैं टैरिफ्स की मद में। ट्रेड नहीं रुकता। 2018 से अभी तक, पहले ट्रेड वॉर से अभी तक भी, जब यूएस और चाइना का जो ट्रेड है वो 24% डॉलर टर्म्स में बढ़ा ही था, कम नहीं हुआ। तो ये बात तो तय है कि ट्रेड ज्यादा होता रहेगा, तो उसका लॉस जो है वो कंज्यूमर्स बेयर करते रहेंगे। दूसरी एक और चीज इमरान भाई, जो उसका नुकसान हो रहा है, जो आपने ग्रेट डाइवोर्स शुरू में लफ्ज बोला है, हम एक चीज को मिस कर रहे हैं। कनाडा
देखिए, कनाडा यूएस के बिल्कुल साथ की जगह है, वो एक अमेरिका का हिस्सा है। रिसेंट ईयर में कनाडा और चाइना का ताल्लुक इतना बढ़ गया है, शायद मैं पहले बता चुका हूं कि नहीं, कि आपस में दोनों की जो कनाडा की ऑयल की एक्सपोर्ट है चाइना के, वो 300 गुना बड़ी है, इसको याद रखें, 300 गुना। जबकि यूएस की तरफ वो एक्सपोर्ट जो है सिर्फ 4 के बड़ी है। अभी मार्क कार्ने कनाडा गया भी हुआ था। तो इंडिया तो चले दूर की बात है, इवन यूएस का अपना इमीडिएट नेबर, हार्ट ऑफ द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, वो भी कंट्री अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बन चुकी है। और ये एक कंसर्न यूएस की फॉरेन पॉलिसी के लिए भी बहुत बड़ा धचका है। नहीं, और तो इसको इसमें कोई स्पेस आपको नजर आ रहा है चाइना के लिए कि वो क्या अमेरिका की जगह ले सकता है, या उसके लिए ये हालात साजगार होंगे, अमेरिका रहने देगा? देखिए, इमरान भाई, ये ले सकता है, वैक्यूम फिल होना होता है, नेचर का लॉ है, राइट। आप ये कह सकते हैं कि चाइना क्या उसी तरीके से, उसी तर्ज के ऊपर यूएस और दुनिया को रूल करेगा, या दुनिया के ऊपर एक पावर बन के रहेगा जैसे यूएस ने किया है? तो हिस्ट्री इसका आंसर देती है कि ऐसा नहीं है। चाइना कभी इस चीज पे कंसर्न नहीं हुआ कि आपके पास डेमोक्रेसी कॉन्सिक्रेसी है, दे ओनली मीन बिजनेस। हिस्ट्री एक और बात का भी हमें प्रूफ देती है कि चाइना ने कभी भी कोलोनाइजेशन नहीं की, राइट। तीसरी चीज ये है कि चाइना की अपनी जो पॉलिसीज हैं, डेंग शॉपिंग से लेके अभी तक, वो बड़ी लॉन्ग टर्म, बड़ी पैसिफिस्ट और बड़ी मुख्तलिफ रही हैं। तो चाइना इकोनॉमिक डिप्लोमेटिकली तो दुनिया के ऊपर रूल करेगा, क्या कर रहा है, बट अदरवाइज मैं नहीं देखता कि बहुत ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस की तरफ हो जाएगा, जो कि मेन डिफरेंस होगा चाइना और यूएस का सुपर पावर होने में। अच्छा उसामा, एक चीज और है, ये जो ग्लोबल ट्रेड के नंबर हैं, बल्कि इस वक्त जो प्रोडक्शन के, उसमें जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसका सिर्फ 5% अमेरिका जो है वो खरीदता है। तो क्या अभी भी ये 5% या लेस देन 5% के जो स्टैट्स हैं, ये दुनिया के लिए बड़े पुरकशिश हैं कि जनाब अव्वलीन तरजीह यूएस मार्केट ही है उनकी एक्सपोर्ट्स के लिए? देखिए, इसका कंपैरिजन करें ग्लोबल ट्रेड का या ग्लोबल इकोनॉमी का जो हिस्सा है ज्यादा, सबसे बड़ा खरीदने में, बेचने में, वो ज्यादा अभी यूएस का ही है। उससे 2 या 3% कम सिर्फ चाइना का है। बट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिसे फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, चाइना जो है यूएस, जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी को मिला के जो मैन्युफैक्चर करते हैं, चाइना एक मुल्क उनसे भी ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है। तो और रिसेंटली ट्रेडिंग पैटर्न्स के अंदर इमरान भाई एक बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि जो चाइना है वो दुनिया में ज्यादा पेनिट्रेट कर गया इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स भी, इन टर्म्स ऑफ हैविंग देयर एम्बेसडर्स भी, जबकि यूएस के बरअक्स इनवर्ड लुकिंग हो गया है, वो पीछे जा रहा है, रिवर्ट कर रहा है अपने प्रोमिसेस पे। तो आई थिंक जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स को देखती हैं कि ट्रेड इज लाइक वाटर, उसमें फ्लो होना ही है, वो अपना रास्ता बना लेते हैं। रशिया का एनर्जी इसकी एग्जांपल है। तो आई थिंक जो कंट्रीज ओपन रहेंगी, जो कंट्रीज कम टैरिफ लगाएंगी, जो कंट्रीज कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगी, ट्रेड उस तरफ फ्लो करेगा। ट्रेड उस तरफ फ्लो कर रहा है, लिहाजा यूएस का इसको नुकसान जरूर होगा, और अभी भी यूएस को इस चीज का नुकसान हो रहा है। बट ये भी नहीं कह सकते कि यूएस की इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर जाएगी। अभी भी काफी ज्यादा जो यूरोपियन इकोनॉमी है वो और यूएस आपस में काफी ज्यादा स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, बट चूंकि हम इस वक्त गेज कर रहे हैं सिचुएशन को इंडिया और यूरोपीय यूनियन के एग्रीमेंट से, मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त जो प्रेशर है, मतलब नॉर्मली तो हम कहते हैं हिस्टोरिकली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया यूएस का, क्या उसके ऊपर इतना दबाव वाकई इस वक्त है कि वो अपना एक ब्लॉक जो है वो चेंज कर लेगा, वो इस वक्त यूरोपीय यूनियन में चला जाएगा? बिल्कुल, इसकी एग्जांपल मैं आपको देकर, कनाडा ये कर सकता है यूएस के साथ वाली कंट्री, तो इंडिया क्यों नहीं? लोग इस वक्त ये बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि आगे क्या आना है। आगे ये आना है कि दुनिया बहुत ज्यादा डिवाइडेड होगी। आप आईएमएफ की रिपोर्ट्स देखें ना इमरान भाई, तो उसमें एक लफ्ज है फ्रेगमेंटेशन का। दुनिया की इकोनॉमी फ्रेगमेंटेड और दुनिया की पॉलिटिक्स पोलराइज्ड रहेगी अगले आने वाले कुछ सालों में। तो ये सारे जो बड़े ममालिक हैं, ये इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने कुछ ब्लॉक्स चूज कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को तरजीह दे रहे हैं हर दूसरी चीज के ऊपर। यानी हम फिर कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो रूल बेस्ड ऑर्डर का एक जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम लेकर आया था अमेरिका, ट्रेडिंग सिस्टम और आलमी मालियाती निज़ाम, खुद अब उसको अपने हाथों बर्बाद कर रहा है, बर्बाद भी कर रहा है। और ये इस वक्त पूरा रीसेट हो रहा है। दिस इज अ ग्रेट रीसेट इस वक्त चल रहा है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो पूरा सेंटर बन रहा है दुनिया की हर चीज का, ट्रेड इकोनॉमिक्स का, वो चाइना, या जिसे हम यूरेशिया बार बार मैं लफ्ज बोलता हूं, ये वाला यूरोप और एशिया का हिस्सा बन जाएगा। डेमोग्राफिकली भी डिमांड इधर ज्यादा है और अदरवाइज भी डिमांड इधर ज्यादा है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद उसामा रिजवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। और जो बड़ी खबरें इस वक्त आई थी और वो खबर यकीनन यही थी कि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, इंडिया ने यूरोपीय यूनियन के साथ जो है अपने एग्रीमेंट्स कर लिए और इसके ऊपर अमेरिका जो है वो बड़ा चिराग पा है, बहुत शदीद नाराज़ है। अब एक छोटे से ब्रेक है और ब्रेक के बाद कुछ जायज़ा लेंगे कि क्या वजह बनी कि वही सोना और चांदी जो कि सेफ हेवन समझा जा रहा था इन्वेस्टर्स के लिए, अचानक ही आसमान से ज़मीन पर आ गिरा। क्या वजह हुई, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आलमी मईशत में वो हो गया जिसका किसी को गुमान न था। जहां पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक डिवोर्स की लपेट में है, वहीं इंटरनेशनल मार्केट्स में सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। वो सोना जिसे अब तक सेफ हेवन समझा जा रहा था, एक ही दिन में आसमान से जमीन पर आ गिरा। गुज़श्ता 24 घंटों में सोने की कीमतों में फी ऑन्स $500 से ज़ायद की तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी तरफ चांदी की कीमतें भी 30% तक गिरकर क्रैश कर गई हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां कीमती धातें दम तोड़ रही हैं, वहीं खाम तेल की कीमतें ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बायस अब भी मुस्तहकम खड़ी हैं। सवाल यह है कि क्या फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन की नामजदगी ने इस क्रैश में कलीदी किरदार अदा किया? क्या सरमायाकार अब सोने के बजाय किसी नई मंजिल की तलाश में है? और सबसे अहम सवाल कि आलमी मंडी में आने वाला यह जलजला पाकिस्तान की मुकामी सराफा मार्केट और पेट्रोलियम कीमतों पर क्या असर डालेगा? इसी पर बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नादिर खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह बनी, पहले तो ये जो इतनी इंटरनेशनल मार्केट्स में एक हाइप थी और रिकॉर्ड जो है वो गोल्ड के हवाले से और सिल्वर के हवाले से, और फिर उसके बाद वो रिकॉर्ड टूटा, किस तरह ये प्राइसेस गिरी, क्यों, बुनियादी वजह क्या थी दोनों चीज़ों की? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इमरान भाई। अच्छा, इसमें ऐसे है कि जो आपको पता होगा इन द पास्ट, नियर पास्ट, जो पॉलिटिकल सारी इंस्टेबिलिटी चल रही है सारी रीजन्स के अंदर, उसके अंदर ये होता है कि लोगों ने अपने पैसे जो हैं वो सेफ हेवन्स की तरफ मूव करने होते हैं। वो लोग तो चलो बाद में करते हैं, उससे पहले जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़ी जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं, उनके पास भी बहुत लोगों के पैसे पड़े होते हैं, उन्होंने भी उन चीज़ों को एलोकेट करना होता है हाई प्रॉफिट रेट्स पे। अब उसमें ऐसे होता है कि जब इस तरह की अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड और सिल्वर की तरफ लोगों का बहुत रुझान होता है। हमने हिस्ट्री में देखा है कि लोग गोल्ड की तरफ ज्यादा जाते हैं, लेकिन इस दफा ट्रेंड सिल्वर की तरफ भी इसलिए ज्यादा था कि जो सिल्वर है वो इंडस्ट्रियल डिमांड उसकी बहुत बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक नई फील्ड दुनिया में इंट्रोड्यूस हो गई, उसके अंदर जो पीछे बैकएंड पे डेटा सेंटर्स बनते हैं, उसके बाद जो इक्विपमेंट बनता है जैसे कि सोलर आपको पता होगा, फिर जो एक बहुत बड़ा बूम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में आया, उसके अंदर सिल्वर बहुत ज्यादा यूज होता है। अब उसमें यह है कि जो मेन जो उसका इंग्रेडिएंट है मैन्युफैक्चरिंग में, वो है सिल्वर। अब सिल्वर जो है वो भी उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से उसमें सर्ज देखने को आया है। सही 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 नहीं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जब 30% प्राइसेस गिर जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो ओवरहीटेड थी, ओवरवैल्यूड थी, या उसमें स्पेकुलेशन थी, या उसमें सट्टा था। अगर जेन्युइन डिमांड है तो इतना बड़ा क्रैश तो नहीं हो सकता ना। फिर इसमें ऐसे होता है कि जो अभी हमने ये $30 का जो आप फॉल कह रहे हैं ना, कि एक दिन में हमने देखा है सिल्वर में, उसमें सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो ये था कि महीने का एंड होता है, तो इसमें जो आप कॉमेक्स, जो दुनिया के सबसे बड़ी एक्सचेंज है न्यूयॉर्क में, वो फ्यूचर्स पे चल रही होती है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो एंड ऑफ मंथ एक्सपायर होते हैं और नए महीने में दोबारा से वो इशू होते हैं। ठीक, वो ये जो बड़े बैंक्स करते हैं वो ऐसे करते हैं कि कॉमेक्स फ्यूचर में वो खरीदते हैं और वो डिफरेंट किसी एक्सचेंज में उसको बेचते हैं, रेडी मार्केट में। और वो रेडी मार्केट में नहीं, वो उसमें ऐसे करते हैं जैसे शंघाई में आप कभी नोटिस करें तो $4-5 का प्रीमियम चल रहा होता है पर आउंस के पीछे, गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। वो लोग कॉमेक्स में वो खरीदते हैं और उसको या तो वो लंदन बुलियन में या वो शंघाई में उसको
ट्रेड करके उसका जो स्प्रेड है वो बराबर कर लेते हैं। ओके नहीं अब हम ये कह सकते हैं उसकी सर, ये प्योर टेक्निकल जाहिर है ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज हैं सारी, ये तो है, लेकिन साथ साथ ये जो इसको जोड़ा जा रहा था कि फैड न्यू जो उसके चेयरमैन है फेडरल रिजर्व बैंक जो है यूएस का, उसके उनके हवाले से भी इसको जोड़ा गया कि जनाब वो कोई बिल्कुल जोड़ा गया है। लोगों ट्रम्प की रिसेंटली जो अभी जो उनके करंट फेड है, उनके फेड के जो चेयर अभी करंट है जेरोमी पॉवल, उनके साथ उनका यही एक चल रहा था डिसएग्रीमेंट कि वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम करें। वो कहते हैं कि हम इन्फ्लेशन को देखते हुए फेडरल रिजर्व को एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहने दें, हम उसके हिसाब से करेंगे। बट उन्होंने वो फैसला कर लिया कि उसको वो चेंज करेंगे। उन्होंने इवन नाम भी अनाउंस कर दिया है केविन का। और अब ये लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो ट्रम्प की डिक्टेशन के ऊपर वो इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा, जिसकी वजह से लोगों को लगता है, इंडस्ट्रीज को लगता है कि जो उनका डॉलर है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट करेगा। अब डॉलर जो है वो एक हाई यील्डिंग एसेट होता है कि जिसने आपको बैंक डिपॉजिट पे भी उसने इंटरेस्ट देना है, हर चीज करनी है, तो लोग हो सकता है पैसे उस तरफ मूव करें। एक ये रीजन भी है जिसकी वजह से लोगों ने पैसे वहां से निकाले हैं। और ये सारा जो कलेक्टिव एक मैकेनिज्म चला है परसों 2 दिनों के अंदर, थर्सडे फ्राइडे, उसकी वजह से हमें एक मोर देन एक्सपेक्टेड क्रैश जो है ना वो हमने देखा है। नहीं, लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज होता है या डिक्टेशन लेते हैं तो इसका मतलब है कि खुद फेड जो है सेंट्रल बैंक वो कॉम्प्रोमाइज होने जा रहा है। दुनिया भर में सेंट्रल बैंक जो है वो ऑटोनमस बॉडी होते हैं और ज़ाहिर है कि फाइनेंस मिनिस्टर का या हुकूमत का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होता। फिस्कल साइड अलग होती है, मॉनेटरी साइड अलग होती है। तो ये अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए क्या एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं? ये अभी तो उन्होंने ये इस तरह का अपना प्लान मतलब दिखाया लोगों को कि ये होगा। ये एक मार्केट सेंटिमेंट होता है जो न्यूज की मतलब वो हिल जाता है। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये जो वो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो उसके कहने पे कर देगा, ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उन्होंने भी अपनी सारी पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं जा सकते। मतलब उन्होंने नहीं तो सर फिर एक और थ्योरी होती है ना कि जनाब इतनी ओवरहीटेड हो गई है, लोगों को हार पहनाने, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने जाके नीचे जो है सस्ता माल पकड़ना है। तो ये मार्केट ये पाकिस्तान में भी होता रहा है और दुनिया भर में भी ऐसा होता रहा है, तो इस तरह की भी कोई चीज हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और इसके अंदर मतलब ये तो हम तो एक छोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट को देख रहे होते हैं ना, जो हाँ। बड़ी कंट्रीज हैं जिनके पास, फॉर एग्जांपल चाइना है, उसके पास 70% दुनिया का जो सिल्वर है उसका वो फिजिकल होल्ड करता है उसको। तो अब ये लोग आपस में अब अपनी चीज को, एक तरफ अमेरिका है जिधर सिर्फ पेपर के ऊपर सिल्वर चल रहा है और दूसरी तरफ चाइना है जहाँ पे सिर्फ फिजिकल सिल्वर चलता है। तो इस सारी गेम के अंदर जब प्राइसेस नीचे आती हैं तो अमेरिका जो है वो कहा जाता है कि वो फाइनेंशियली विन करता है, और जब चाइना के उस एंड पे देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिकली विन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर खालिद, जो कि हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल और कमोडिटी मार्केट्स पे वहाँ के ट्रेंड्स के ऊपर और आगे क्या कुछ हो सकता है इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपडेट कर रहे थे। इसके साथ ही नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।